हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके साथ आखिरी खत का सेकंड एपिसोड। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यूनिवर्सिटी में ज़ोया और ईशा का फाइनल ईयर था। इम्तिहान सर पर खड़े थे और ज़ोया की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। इसी सिलसिले में वो ईशा से कई बार डांट खा चुकी थी। ज़ोया, संजीदा हो जाओ, इम्तिहान की डेट आ चुकी है। क्यों अपना साल ज़ाया करने पर तुली हो? यार, मंगनियाँ तो सभी की होती हैं, मंगेतर भी होते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं करता। मैं अहद भाई को फ़ोन करके कहती हूँ कि ज़ोया को इम्तिहानों तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। ईशा काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, जबकि ज़ोया पर इन बातों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। वो बस मुस्कुराई जा रही थी। जहर लग रही हो, इस वक्त हंसती हुई ईमान से ईशा ने जलकर कहा। ओके ओके, मैं आज से संजीदा हूँ। चलो टाइम टेबल बताओ पढ़ने का। वाकई कुछ न कुछ तो पढ़ना ही होगा। ज़ोया ने सर खुजाया। ईशा की मगजमारी का थोड़ा सा असर हुआ था। दोनों अब काफ़ी संजीदा नज़र आ रही थी और इम्तिहानों पर ही डिस्कस कर रही थी। और फिर ज़ोया ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए संजीदा हो गई थी। पूरा महीना इम्तिहानों की मसरूफियात में गुजर गया। ज़ोया हैरान थी कि इस माह अहद की तरफ से कोई फ़ोन या कार्ड नहीं आया। कहीं सचमुच ईशा ने फ़ोन करके मना तो नहीं कर दिया। इस सोच में ज़ोया को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। ज़ोया का इरादा आज अहद को फ़ोन करने का था। इससे पहले कि वो ईशा को फ़ोन करने के लिए फ़ोन की तरफ बढ़ी, फ़ोन की घंटी बजी। नीचे शायद आमना बेगम ने फ़ोन उठा लिया था। ज़ोया अपने बेड पर वापस आकर बैठ गई। अभी चंद लम्हे गुजरे थे जब बुआ की तेज़ आवाज़ ने उसे नीचे भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ोया, ज़ोया बेटा, देखो तो बड़ी बेगम साहिबा को क्या हुआ। आमना बेगम सोफे पर बेदम सी पड़ी थीं। रिसीवर हाथ से छूटकर नीचे झूल रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़ोया ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से लाइन कट चुकी थी। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ है आपको? अब्बू तो ठीक है ना? सब ठीक है ना? ज़ोया को वहम तंग करने लगे थे। मेरी बच्ची को न जाने किसकी नज़र लग गई। हाय अम्मी, ये आप ही का फैसला था ना? सास को सामने देखकर आमना बेगम ने दुहाई दी। कैसा धोखा किया है हुस्ना ने हमारे साथ? क्या कसूर था मेरी बच्ची का? क्या कमी थी उसमें? मेरी हीरे जैसी बेटी को दाग लगा दिया। आमना बेगम के आंसू किसी तरह थमने में नहीं आ रहे थे। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या किया है हुस्ना फुप्पो ने? ज़ोया हैरत से बोली थी। क्या कहना था? अहद ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है। वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। बाहर जा रहा है कल की फ़्लाइट से। नहीं, ये नहीं हो सकता। अहद ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मंजिल तक पहुंचाकर एक कदम पहले मुझे खाई में नहीं धकेल सकता। ज़ोया की आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी गर्दन नहीं नहीं की गर्दान किए जा रही थी। वजाहत अली भी बुआ के फ़ोन करने पर फ़ौरन ऑफिस से घर आ गए थे। बेटी की बर्बादी ने तोड़कर रख दिया था। अम्मी भी सकते की हालत में बैठी थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, कैसी क़यामत गुजर गई थी। वजाहत अली माँ के सामने खड़े थे। अम्मी खुद परेशान और इस सूरत हाल पर बहुत संजीदा नज़र आ रही थी। एहसास जुर्म उन्हें मारे डाल रहा था। हुस्ना आखिर उनकी इकलौती बेटी थी और अहद बहुत लाडला नवासा। अम्मी को उनसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। और फिर अम्मी को अहद और ज़ोया के दिल का हाल बखूबी पता था। अहद का ये कदम उनके लिए शदीद हैरत की वजह था। वजाहत, मेरे बच्चे, मैंने तो अच्छा ही सोचा था। मुझे बच्चों की खुशियाँ अजीज़ थी। मुझे क्या खबर थी कि हुस्ना का बेटा ये गुल खिलाएगा। अहद ने अगर अपना फ़ैसला वापस न लिया तो मैं सारी उम्र उसकी शक्ल न देखूंगी। वो आंसू साफ़ करती हुई बोली। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अपनी बूढ़ी माँ की ख़ता माफ़ कर दो। अम्मी, आप ऐसा मत कहिए। वजाहत अली ने माँ के दोनों हाथ थाम कर चूम लिए। ज़ोया की बर्बादी मेरी जान का रोग ज़रूर है, लेकिन इसके लिए मैं आपको नहीं, तकदीर को कसूरवार ठहराता हूँ। आप अपने आप को मुजरिम मत समझिए। ये सब ज़ोया की किस्मत में ही लिखा था। बेटा, आमना मुझे कसूरवार समझ रही है। अम्मी, वो वक्ती गुस्सा है। मैं आमना को जानता हूँ। वो आपसे खुद माफ़ी मांगेगी। वो माँ के हाथ थामते हुए बोले थे। नहीं वजाहत, ऐसा करके तुम आमना को और दुखी करोगे। उस पर किसी किस्म का दबाव मत डालना। मैं हुस्ना को फ़ोन करती हूँ। आखिर कोई वजह भी तो हो। और वजह तो हुस्ना को भी मालूम नहीं थी। बगैर वजह के अहद ने इतना बड़ा फ़ैसला करके सबको दुखी कर दिया था। वहम बजाते खुद एक हादसा है जो खबर किए बगैर इंसान के दिल में बैठ जाता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है,
क्यों आता है क्या मालूम, शायद जिंदगी अपने अंदर गिरती रहती है रेत की दीवार की तरह। उसे किसी आंधी या तूफान के ताल्लुक की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का वजूद और इरादा अंदर से बेकार होते रहते हैं। बाहर के मौसम तो हमेशा वही रहते हैं, बहारें और खिजाएँ आती जाती रहती हैं, लेकिन हम अपने अंदर बेनाम अंदेशे पाल लेने की वजह से एकदम बदल जाते हैं। फिर हमें न बहारें रास आती हैं और न खिजा। इंसान अंदर से टूट जाए तो कोई दवा मदद नहीं कर सकती। और अहद की मोहब्बत शिद्दत ने ज़ोया के दिल में ऐसे ही वहमों को जन्म दिया था जिसकी हकीकत को वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। एक खौफ सा था जो उसके जहन के किसी कोने में धुन जमा करके बैठ गया था, और आज वही वहम हकीकत बनकर उसके सामने आ गया था। वो कब से नज़रें छत पर जमाए लेटी थी। आंसू एक रफ्तार से बह रहे थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं। तभी ईशा ने धीरे से उसकी पेशानी पर आए बालों को पीछे किया तो अपनी दोस्त को देखकर ज़ब्त का बंधन न रोक सकी और शिद्दत से रो दी थी। फॉर गॉड सेक ज़ोया, अब बस करो। ईशा ने बालों को सहलाया। क्या तुम अपनी किस्मत से लड़ सकती हो? अहद ने ये सब कुछ करके अच्छा नहीं किया। ज़ोया प्लीज़, मुझे अहद को फ़ोन करने दो, मैं वजह तो पूछ लूँ। उससे क्या हक़ था मेरी दोस्त की राहों में यूँ कांटे बिछाने का, इस तरह करने का? ईशा, तुम्हें मेरी कसम, ऐसा कुछ नहीं करोगी। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बातों का, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। ओके रो तो मत, नहीं करती मैं उसे फ़ोन, लेकिन अब बस करो। कुछ आंटी और अंकल का ख्याल करो, वो तुम्हें इस हाल में देखकर अपने आप को मुजरिम महसूस करते हैं। वो उसके आंसू साफ करती हुई बोली थी। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है ईशा, आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कुछ वक्त तो लगेगा ना। ज़ोया की आवाज़ का दर्द ईशा का दिल चीर रहा था। आज इस वाक़ये को गुजरे सिर्फ 6 माह हुए थे और ईशा उसे रेहान के प्रपोज़ल के बारे में बता गई थी। सारे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे, सुलगने लगे थे, धुआं देने लगे थे। अहद ने कहा था, ज़ोया तुम मेरी पहली और आखिरी खुशी हो, तुम मेरे ईमान की हद हो। उफ़ खुदा, कैसे गुजारूंगी दो रुखी ज़िंदगी, कैसे जी पाऊंगी किरची किरची वजूद को, कैसे समेटूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर। अम्मी और पापा का इसरार बढ़ता जा रहा है और मेरा इनकार उन्हें दुखी कर देता है। उसका क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं। ईशा ठीक कहती है, वक्त बड़ा जालिम है, सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाता है। ठीक है रेहान, अगर तुम्हें अधूरी टूटी हुई ज़ोया की ज़रूरत है तो ठीक है, ऐसा ही सही। ज़ोया एक फ़ैसला करके खड़ी हो गई थी। अंदर की तरफ बढ़ी तो सामने बज़ाहत अली को खड़े पाया। अपने गम के साए ज़ोया ने उनके चेहरे पर साफ देखे थे। शर्मिंदगी का एहसास सिवा हो गया था। ज़ोया बेटा, मैं तो पहले ही हारा हुआ हूँ, और कितना झुकाओगी? अब हिम्मत नहीं है मुझ में। चलो बेटा, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में चलो। बाबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ज़ोया के होंठ धीरे से हिले। बाबा, अब मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। आप और मम्मी जो भी चाहें वो मुझे मंजूर है, ज़ोया ने बहुत जब्त से कहा था। एक इत्मीनान था जो बज़ाहत अली की रग रग में उतर गया था। जीती रहो, खुश रहो। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, ज़िंदगी कोई ठहरी हुई चीज़ नहीं जिसे हम एक दायरे में समेट दें। वहाँ का अपनी जगह से टल जाना मुश्किल है, लेकिन मुक़द्दर का बदल जाना नामुमकिन है। बेटा, अपनी अपनी तकदीर में पाबंद रहने का अमल भी इस क़यामत की मजबूरी और उसका हुस्न है। हर चीज़ अपने मुक़द्दर में रहन रखी जा चुकी है। यकीनन खुदा ज़्यादा बेहतर जानता है कि बंदे के लिए क्या चीज़ बेहतर है। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी बाबा, ज़ोया ने सर हिलाया। बेटा, जो चीज़ें हम बेदिली से कबूल कर रहे होते हैं, दर हकीकत उनमें ही हमारी सच्ची खुशी और हमेशा पुरसुकून पोशीदा होता है। दुखों पर दुखी होना चाहिए, ये फितरत है, लेकिन याद रखो, जान का रोग बनने वाले दुख दीमक की तरह इंसान को अंदर से खा जाते हैं। चलो अब अंदर जाकर सो जाओ। आइंदा मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहूँगा, ओके? वो उसका सर थपथपाते हुए कह रहे थे। कार्ड पूरा करके मुंबई फुप्पो के घर का एड्रेस लिखा और अगली सुबह पोस्ट कर दिया और हमेशा के लिए इस बात को ख़त्म कर दिया। और फिर अचानक ही सब कुछ तय हो गया। मिसिज़ रहमान तो अगले माह शादी करना चाहती थीं, लेकिन रेहान के लंदन के दौरे की वजह से 3 माह बाद की तारीख रखी गई थी। सारी तैयारियां ज़ोया की अम्मी और ईशा ने मिलकर की थी। निकाह का जोड़ा भी ईशा अपनी पसंद से लेकर आई थी। ज़ोया को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं महसूस हो रही थी।
ریحان کے لندن سے واپسی پر شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ عیشا تو زویا کے پہلو میں ریحان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھا تو مسٹر، آپ یہاں گھر تک پہنچ ہی گئے؟ عیشا کی بات پر زویا بھی چونک گئی اور ریحان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ ساری رسموں میں عیشا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور صحیح معنی میں زویا کی بہن بن کر دکھایا۔ آمنہ بیگم عیشا کی بہت احسان مند تھیں۔ ریحان کو دودھ پلائی کے نام پر عیشا نے خوب لوٹا۔ گولڈن اور میرون کنٹراسٹ کے راجستھانی غرارے میں اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ زویا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ خوشی ریحان کے روم روم سے پھوٹ رہی تھی اور آمنہ بیگم بار بار بیٹی اور داماد کی نظریں اتار رہی تھیں۔ رخصتی کے وقت زویا جس طرح تڑپ کر روئی تھی، اسے وجاہت علی، آمنہ بیگم اور امی اور عیشا کے علاوہ ایک اور ہستی نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا اور وہ تھا ریحان۔ زویا کو اپنے خوبصورتی سے سجے سہاگ رات کے کمرے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے عیشا کی بات ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ریحان کو وہ ایک لمحے کے لیے ہی دیکھ پائی تھی۔ احمر آرٹ کونسلنگ والا واقعہ اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا، جب سیڑھیوں سے پھسلتے ہوئے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ ویسے یہ ایک عام سا واقعہ تھا۔ زویا نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا تھا، لیکن سامنے والے کی آنکھوں میں کوئی خاص بات محسوس کی تھی، لیکن سر جھٹک کر ساری سوچوں کو ذہن سے نکال باہر کیا تھا۔ پھر عیشا نے بار بار زویا کا دھیان اس کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ لگتا ہے جناب ہمیں فالو کرتے ہیں، لیکن زویا نے اسے عیشا کا وہم کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ اور آج وہی جناب یعنی ریحان اس کا شریک سفر تھا، یعنی عیشا کا شک ٹھیک تھا۔ اس وقت وہ شدید تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ اسے کسی کا انتظار نہیں تھا۔ وہ دانستہ بیڈ کے کونے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، پھر نیند آ گئی۔ ریحان دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ لاک کر کے آگے بڑھا تو زویا کو بے ترتیب سوتے ہوئے دیکھ کر دل کو ٹھیس سی لگی، لیکن دوسرے ہی لمحے اپنے آپ کو سنبھال کر زویا کو دیکھا۔ اتنا مکمل حسن ریحان دیکھ کر بے خود سا ہو گیا۔ دل تو چاہا کوئی خوبصورت سی شرارت کر کے اسے اٹھا دے، لیکن اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے اپنا نائٹ ڈریس اٹھا کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ چینج کر کے لائٹ آف کی، 0 کا بلب آن کیا، آ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور دماغ کسی گہری سوچ کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر رحمان صاحب اور مسز رحمان نے دونوں کو بہت خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ ادھر آؤ زویا، میرے پاس بیٹھو۔ مسز رحمان نے زویا کو ساتھ والی چیئر پر بٹھایا۔ کیسی ہو بیٹا؟ فائن آنٹی۔ ان کے پوچھنے پر وہ دھیرے سے بولی، آنٹی؟ آنٹی نہیں، ماما کہو بیٹا۔ ریحان کی طرح ہمیں ماما اور بابا کہو گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے بیگم، چلیے آپ شروع کیجیے۔ جی بیٹا یہ لو آملیٹ، ہمارے میاں جی بہت اچھا بناتے ہیں۔ مسز رحمان زویا کے ناشتے پر خاصا دھیان دے رہی تھی۔ زویا، ریحان کے لیے چائے بنا دو بغیر چینی کے۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے زویا کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش تھی، جسے ریحان نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ریحان بیٹا، ولیمے کی ٹائمنگ تمہیں یاد ہے نا؟ زویا کی بیوٹیشین کو میں نے گھر ہی بلایا ہے۔ میں اور تمہارے بابا تو پہلے ہی چلے جائیں گے، آپ دونوں بعد میں آ جانا۔ شام تک اگر آپ لوگ ریسٹ کرنا چاہو تو کر لو، ویسے بھی یہ ضروری ہے تاکہ شام کو فریش رہو۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے باقی دن کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ اوکے ماما، ایز یو وش۔ ریحان نے مسکرا کر ان کو دیکھا۔ چلو زویا، جا کر اپنے کمرے میں ریسٹ کرو۔ زویا کا کمرے میں جاتے ہوئے دل گھبرا رہا تھا۔ ریحان اس کی کیفیت کو محسوس کر رہا تھا، لیکن خاموش تھا۔ ممی، مجھے ایک ضروری کام سے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ اکیلے میں گھبراؤ گی تو نہیں؟ کمرے میں پہنچ کر ریحان نے زویا سے کہا۔ زویا یہی تو چاہتی تھی۔ فوراً نہیں میں گردن ہلا دی۔ بارش جن کے اندر برستی ہو وہاں کلیاں نہیں مہکتی، کانٹوں کی فصلیں اگتی ہیں۔ اس دل میں اب خوشبو نہیں راکھ اڑتی ہے۔ میں نے زندگی کو خوش رنگ تتلی سمجھ کر ہتھیلی میں سنبھالا تھا، اب دیکھتی ہوں تو ایک بے جان مردہ تتلی ہے۔ اور کچھ رنگ بھی کیسے؟ کچے رنگ۔ میں کب تک ریحان سے بھاگوں گی؟ ایک دن یوں حساب ہوگا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں کیسے مطمئن کروں گی اسے؟ اپنے بچنے کی کیا وجہ بتاؤں گی؟ زویا ریحان کے جانے کے بعد بیڈ پر اوندھی لیٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ قدم پیچھے ہٹاؤ تو رسوائی ہے اور آگے کانٹوں کی جھاڑی پار کرتے ہوئے لہو لہان ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ میں کیا کروں بابا؟ اس نے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہا تھا۔